मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के ऐसे पन्नों से, जो कुछ ऐसे युद्ध जिन्होंने इतिहास के पन्नों को ही बदल कर रख दिया। अगर वो युद्ध ना होते तो शायद इतिहास के पन्ने कुछ और हो गए होते। वो पन्ने पूरी तरह पलट गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतिहास की धाराएं बदल गई? और यदि वो सही तरीके से युद्ध दूसरे पक्ष में चले गए होते तो शायद इतिहास आज कुछ और होता। आज मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आप सब लोग वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और मैं आपको बारी बारी से कुछ ऐसे ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आपने आज तक किसी अन्य मंच पर नहीं सुनी होगी। यदि सुनी होगी तो आधे अधूरे अंदाज में मैं आपको ले चलता हूं आपके जो चहेते चैनल पढ़ाई की पंचायत पर। यहीं पर इस चैनल पे बात करूंगा मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों पर। ये कुछ ऐसे हिस्टोरिकल वॉर जिन्होंने इतिहास की धारा को बदल दिया। और इस क्रम में मैं आपसे सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूं, बात करूंगा आपसे दासराग युद्ध पर। यानी कि एक ऐसा युद्ध, दासराग युद्ध, इसका मतलब होता है 10 राजाओं के मध्य हुआ युद्ध। क्या होता है मतलब? 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया युद्ध। 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया युद्ध। एक क्वेश्चन आता है कई बार आपके एग्जाम में कि दासराग युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो आप बताएंगे 10 राजाओं के द्वारा किया गया युद्ध है ये। और इसमें एक तरफ भरत कुल के राजा सुदास हैं तो दूसरी ओर पुरु वंश के राजा संवरण हैं। कौन कौन? भरत कुल के राजा, मैं आप कह सकता हूं आपको, एक भरत कुल के राजा हैं, उनका नाम क्या है? सुदास। ये इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग यहां पर समझने के लिए। और एक पुरु कुल के राजा हैं, उनका नाम है संवरण। इन्हीं संवरण ने, जो संवरण राजा है, इन्होंने अन्य 9 राजाओं को लेकर के एक संघ का निर्माण किया। 9 राजाओं को लेकर के एक संघ, यूनियन का निर्माण किया ताकि वह सुदास को पराजित कर सके। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 2 तरह का क्वेश्चन आएगा कि दासराग युद्ध जो हुआ वो आखिर किस नदी पर लड़ा गया, तो इसको आपको बताना जरूर। वो युद्ध लड़ा गया आपके यहाँ पर परशुनी नदी के तट पर। किस पर? परशुनी नदी, जो आपके एग्जाम में आते हैं परशुनी नदी। इस परशुनी नदी को इस समय क्या कहते हैं तो आप बताएंगे रावी नदी। क्या कहते हैं? इसका वर्तमान में नाम रावी नदी है। ये इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है। अगर इस युद्ध में कहीं पराजय हो गई होती आपके राजा सुदास की तो शायद भरत कुल की स्थापना नहीं हो पाती और शायद एक आदर्श राज्य जो स्थापित हुआ भारत में शायद वो स्थापित ना हुआ था। क्योंकि ये अनार्य राजा थे, ऐसे राजा थे जो अत्याचारी थे और दुराचारी भी थे। इनके चलते शायद व्यवस्थाओं की स्थापना नहीं हो पाती। जो आज भारत राज्य, भारत देश है, जो ऐतिहासिक तौर पर इसने नई नई व्यवस्थाओं को स्थापित किया है यहाँ पर आपके, शायद ऐसा भारत दोबारा न बन पाता। आपके इस भारत को बनाने में सुदास का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप एक बात करेंगे यहाँ पर, जो भरत कुल की ओर से जो पुरोहित थे, वो पुरोहित कौन है? वो वशिष्ठ है। कौन है वो वशिष्ठ ऋषि हैं। इनकी ओर से पुरोहित हैं जो। और जो पुरु इधर से जो पुरोहित है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो आपके 10 राजा हैं, उनके पुरोहित का नाम क्या है? विश्वामित्र। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मैं पहले से कहता रहा हूं आपके, आप बिना नोटबुक और पेन के नहीं बैठेंगे। ये दोनों कौन है? ये पुरोहित हैं। कौन है ये पुरोहित हैं जो इनकी ओर से नेतृत्व कर रहे हैं युद्धों का। यानी आप बताएंगे यहां पर कि जो भरत कुल की ओर से है, कौन है वो है भरत कुल की ओर से कौन? वो राजा, ये भरत कुल के राजा सुदास हैं। और पुरुवंश के राजा कौन है? संवरण है। इंपॉर्टेंट। और इधर से जो पुरोहित हैं सुदास की ओर से कौन है? वो वशिष्ठ हैं। और जो संवरण की ओर से यानी 10 राजाओं की ओर से कौन है? वो विश्वामित्र है। इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यानी इतिहास का वह युद्ध है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दासराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, तो आप बताएंगे युद्ध परशुनी नदी पर लड़ा गया। परशुनी नदी को ही रावी नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको परशुनी नदी का युद्ध भी कहते हैं, रावी नदी का युद्ध भी कहते हैं। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा और ऐतिहासिक युद्धों में, क्योंकि मैं आज ज्यादा चर्चा विस्तार से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो इतिहास की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं वो वहां से स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए जहां से एग्जाम में प्रश्न आने ही है। आज थोड़ा संक्षिप्त में मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं आपके लिए, एक सटीक ऐसा संक्षिप्त विश्लेषण जहां से आपके लिए प्रश्न आएंगे। इनको आप रट लेंगे, मैं कह दूंगा इनको रट लो, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं। मैं बात करूंगा आपसे हाइडे स्पीच के युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की धारा को बड़े पैमाने प्रभावित किया, क्योंकि अगर इस हाइडे स्पीच के युद्ध में पौरस जीत गया होता तो शायद भारत पर यूनानी आक्रमण का वो प्रभाव ना पड़ा होता और शायद
एक जो यूनानी यानी कि यूनान के ग्रीस के लोग हैं वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आकर ना बसे होते। अगर वो ना बसे होते तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य को इन यूनानियों से सामना नहीं करना पड़ा होता। इस तरह में आप जानते होंगे हाइडे स्पीड का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। यहां पर युद्ध हुआ आपके, ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है आपके, आप कर लेंगे। इस हाइडे स्पीड के युद्ध को कब लड़ा गया है, यहां से ये 326 ईसा पूर्व में कहीं लड़ा गया है। ऐसी मान्यता है कि यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ, जो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ है। और यह युद्ध इतिहास में झेलम का युद्ध भी कहलाता। क्या कहलाता है? इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। इसके अलावा इसी को वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ये दोनों घटनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, इसलिए मैंने दोनों को यहां पर इंपॉर्टेंट कर दिया आपके लिए। आप बताएंगे हाइडे स्पीड का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, तो आप सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया। और ये किस वर्ष लड़ा गया है, तो आप बताएंगे वर्ष 326 में, 326 बीसी, यहां पे बताएंगे आप लोग 326 ईसा पूर्व में। इस क्रम में मैं आपको लेके चलूंगा आगे। जो अगला मैंने आपके लिए युद्ध तैयार किया जो आप काफी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा युद्ध जिसने एक ऐसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तित कर दिया जो कि मारो काटो अत्याचार में विश्वास करता था, हिंसा में विश्वास करता था, साम्राज्यवादी था, विस्तारवादी था। उसका नाम सम्राट अशोक है। ये आप सभी लोग जानते हैं, भली बात है आपके। अगर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ तो वो उस युद्ध के पीछे और कोई घटना नहीं बल्कि कलिंग युद्ध मानी जाती है। आप जानते होंगे इस कलिंग युद्ध पर मैं आगे आपसे एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं युद्धों पर संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये युद्ध मिलाने के लिए आते हैं श्रृंखला में कि आप कम से ज्यादा की ओर इन युद्धों का सही क्रम मिलाइए। या तो आरोही क्रम पूछता है या हमसे वो अवरोही क्रम पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कई बार ईयर से और डेट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मैं आज संक्षिप्त और सटीक विश्लेषण इसलिए करा रहा हूं कि मोटा मोटी आपके माइंड में वो युद्ध आ जाए, ताकि इन पर मैं बेहतरीन तरीके से एक नए अंदाज में आपसे चर्चा कर सकूं अगले एक अन्य वीडियो में। तो आप बताएं कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन, इनको कई बार कुछ पुस्तकों में नंदराज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि पद्मनाभन का नाम एक अन्य नाम नंदराज भी था, ऐसी मान्यता रही है। तो आप बताएंगे कि ये अनंत पद्मनाभन और कलिंग के जो आपका सम्राट अशोक है मौर्य वंशी मगध के राजा, इनके मध्य युद्ध हुआ। लोग कहते हैं कलिंग को जीतना क्यों जरूरी रहा आपके, तो आप जानते होंगे कलिंग मौर्यों के लिए प्रारंभ से एक चुनौती था। किस जमाने से? जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उस जमाने से ही लोग कहते हैं अशोक ने कलिंग को क्यों जीता और क्यों इतना बड़ा दंड दिया कलिंग को। लोग कहते हैं 1 लाख लोग मारे गए, इतिहासकारों ने कहा इस बात को, 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया। इतिहास का ऐसा भयावह युद्ध, इतना विभत्स युद्ध, जितने भयावहता फैला दी चारों ओर, इतनी क्रूरता की सारी हदें लांघ दी आपके। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर दिए गए आपके। इतना भयावह हिंसक युद्ध, इस युद्ध ने मानवता को मानवता को तार तार कर दिया चारों ओर से आपके। इस युद्ध ने बाद में जब अशोक को एहसास हुआ कि इतनी मानव त्रासदी हो चुकी है, तो इस युद्ध के बाद यहां पर ये जब हुआ तो अशोक ने भैरी घोष की नीति को त्यागा और उसने धम्म घोष की नीति को अपना लिया। यानी कि अशोक मानवतावादी हो चला और उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया। वो यही युद्ध है कलिंग युद्ध, जो कि इतिहास के पन्नों में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 261 बीसी, यानी 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया युद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट आप बताएंगे कलिंग युद्ध कब हुआ है, तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया है। और इस युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया और इसके चलते अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी कि युद्ध की नीति त्यागी, मारकाट की नीति त्यागी, हिंसा की नीति त्यागी और विभत्सता की भयावहता की नीति त्यागी। और क्या नीति अपना ली? धम्म घोष की नीति, मानवता की नीति, मानव कल्याण की नीति, समाज कल्याण की नीति अपनाई उसने। और इस युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। इसको आप रट लेंगे। मैं आज थोड़ा संक्षिप्त विश्लेषण के माध्यम से आपको हल्का फुल्का अंदाज में, बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में बता दे रहा हूं। इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले युद्ध हैं। तो आप बताएंगे कि कलिंग युद्ध का वर्णन
अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, किस रॉक एडिक्ट में मिलता है? तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख में मिलता है इसके युद्ध का वर्णन। और कब लड़ा गया है? 261 BC यानी कि 261 ईसा पूर्व में। और मैं लिखा दिया है कि ये युद्ध कलिंग के सम्राट अनंत पद्मनाभन जो समय के राजा हुआ करते थे, इनको नंदराज भी कई बार लोग कहा करते हैं। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके चलूंगा और एक भयावह युद्ध जो बड़ा युद्ध रहा है इतिहास के पन्नों में, रावर का युद्ध। इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण भाग माना जाता है रावर के युद्ध का, क्योंकि अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम, कौन? अरब शासक, एक ऐसा शासक जो भारत में पहुंचा और उसने मानवता को चीर कर रख दिया आपके, और महिलाओं को, बच्चों को ऐसा हिंसक, ऐसा खूनी खेल खेला। और उस समय सिंध के राजा, कहां के राजा? सिंध के राजा, ये सिंध के शासक थे राजा दाहिर। ये राजा दाहिर इनके सामने टिक नहीं सका, प्रयास किया टिकने का, लड़ने का प्रयास किया, लेकिन लड़ नहीं पाया, क्योंकि राजा दाहिर को कुछ अपने लोगों ने ही एक इतना घिनौना खेल खेला, उनको धोखा दिया और राजा दाहिर पराजित हुए। और ये मोहम्मद बिन कासिम जीतने में सफल हुआ और इसने ये युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा। लोग कहते हैं ये भारत पर होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण है। तो क्वेश्चन आए एग्जाम में, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किन्होंने किया? तो आप बताएं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। किसने किया है? अरबों ने किया। किसने किया? अरबों ने किया। आप बताएंगे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया है, और उस अरब आक्रमण का नेतृत्व किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। और हारने वाला शासक है राजा दाहिर, जो कहां का है? वो सिंध का शासक है। और ये युद्ध का नाम क्या है? रावर का युद्ध। रावण मत कर देना, ये रावर का युद्ध है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 712 ईस्वी में लड़ा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको मैं अगले इसी विश्लेषण में आपके एक अन्य युद्ध है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आपके लिए और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ये पेशावर का युद्ध है, इसको थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि पेशावर का वही युद्ध है। महमूद गजनवी ने यदि भारत पर निरंतर 17 बार आक्रमण किया तो उसका पहला आक्रमण यही माना जाता है 1001 ईस्वी में। लोग कहते हैं पंजाब क्षेत्र पर महमूद गजनवी ने, जो कि तुर्क आक्रमणकारी है, तुर्क आक्रमणकारी भी ऐसा जो कि लुटेरा था और एक ऐसा भयावह खेल खेलने वाला था जो कि हिंसक था, और भारत से एक बड़े पैमाने पर भारत की विपुल संपदा को लूट कर ले गया। कहां पर? गजनी ले गया। और गजनी कहां स्थित है? अफगानिस्तान में। लेकिन ये लुटेरा गजनी में कितना भी धन लेके चला गया, लेकिन अफगानिस्तान आज भी गर्त में है और आज भी हिंसा और एक भयावहता की चपेट में है। वहां कितना ज्यादा खूनी खेल खेला जाता है, ये किसी दुनिया में छिपा हुआ नहीं है। तो ये महमूद गजनवी और राजा जयपाल के मध्य लड़ा गया और इसमें राजा जयपाल की पराजय हुई आपके। इसके साथ ही युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी का एक बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण आता है आपके एग्जाम में कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? गुजरात का वह मंदिर जो भारत की आस्था का बहुत तगड़ा प्रतीक था, उस सोमनाथ के मंदिर को इसने लूट कर तहस नहस कर दिया। वो सोमनाथ का मंदिर हमारा जो गुजरात में स्थित है, वहां इसका आक्रमण 1025 ईस्वी का माना जाता है। इस आक्रमण ने कहीं ना कहीं भारत की आत्मा पर एक कड़ा प्रहार किया और इतना अधिक धन लूट के ले गया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सोमनाथ पर किया गया अभियान, सोमनाथ पर किया गया आक्रमण। इस महमूद गजनवी पर मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा विस्तार से, क्योंकि महमूद गजनवी से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करता है। इसके अलावा मैं आपसे यहीं पर एक और ऐसा एक लुटेरा तुर्क आक्रमणकारी, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी भी गौर क्षेत्र से आया था, अफगानिस्तान से आया था। ये भी तुर्क आक्रमणकारी है, लेकिन इसका उद्देश्य लूट के साथ साथ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना भी था। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो एक दुर्घटना बस एक आक्रमण में मारा गया या छिपकर मार दिया गया, वो एक अलग पहलू है। छद्म तरीके से इसको धोखे से मारा गया, वो अलग पहलू है। लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल बहुत बड़ा विस्तारवादी था, क्योंकि खुद ही साम्राज्यवादी है। और ये पहला तराइन का युद्ध जो 1191 यानी कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया। और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड, मैं इसको PRC थर्ड कहा करता हूं आपके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी यानी मोहम्मद गौरी MG का मतलब मेरा मोहम्मद गौरी से, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भारत के यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गौरी को ऐसी धूल चटाई कि 1 वर्ष तक ये
एक ऐसा ही सोचता रह गया कि भारत को किस तरह मैं जीतूं, कैसे मैं पृथ्वीराज चौहान को मजा चखाऊं। इस दौरान योजना बनाता रह गया आपके, और योजना में यद्यपि सफल भी हुआ, ये भी इसके लिए शायद हम खुद ही दोषी हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो कि एक यशस्वी सम्राट था, दिग्गज सम्राट था, कहीं ना कहीं इतना लचीला हो चला जिसके चलते उसको अपनी भूल का परिणाम भी युद्ध में हार के तौर पर चुकाना पड़ा, बल्कि मैं कहूंगा अपना जीवन देकर चुकाना पड़ा। कि कभी भी आपको जीवन में सफलता मिलती है, ये तराइन का वही प्रथम युद्ध है जो विद्यार्थियों के लिए एक सबक सिखाकर जाता है कि आपने यदि कुछ तनिक से सफलता प्राप्त कर ली है तो उस सफलता के प्राप्त होने के बाद स्थिर होकर ना बैठे, रुके नहीं, ठहरे नहीं, बल्कि अगली छलांग लगाने के लिए सतत रूप से लगातार प्रयास करते रहे, तब तक जबकि अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। जो पृथ्वीराज चौहान से भूल हुई वो आपको भूल नहीं करनी है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु को बिना मारे छोड़ दिया, इसलिए हमें हमारा शत्रु जो है, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है जो हमारे बीच में समस्याएं आती हैं, हमारा शत्रु है नींद, हमारा शत्रु है हमारे समय वेस्ट करने वाले लोग, ये सब हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं से हमें दूर रहना है और हमें बेहतर आगे बढ़ते रहना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये बताएंगे आप लोग। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया, और तराइन का मैदान कहां स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इस क्रम में दूसरा युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, ये आप जानते होंगे, ये तराइन का वही द्वितीय युद्ध है 1192 यानी 1192 में। और मोहम्मद गौरी ने बड़ी चालाकी से कुछ भारतीय योद्धाओं को, कुछ भारतीय राजपूतों को, कुछ भारतीय सरदारों को मिला करके और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा, और पहले उसको पकड़ा, फिर बाद में उसकी हत्या कर दी गई। आपके तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक बन गया। मैंने अभी कहा है, इतिहास के पन्नों के वो युद्ध जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया, पन्नों को पलट दिया, पन्नों को उलट दिया। क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया होता तो शायद भारत में तुर्क राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की पराजय ने, क्योंकि ये उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ ऐसा शासक था जिसके सामने पूरा उत्तर भारत नतमस्तक था, और उस समय एक एकीकृत राज्य की स्थापना कर सकता था, लेकिन कुछ भूलों के चलते, गलतियों के चलते पृथ्वीराज चौहान ऐसा ना कर सका। लेकिन अगर मोहम्मद गौरी जीता तो उसने तुर्क राज्य की स्थापना की। भाई मैंने कहा इतिहास के पन्ने सारे पलट जाते, अगर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता तो भारत में शायद मुस्लिम राज्य की स्थापना ही न होती, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने दिल्ली सल्तनत को जो स्थापित किया, गुलाम वंश की जो स्थापना की, शायद भारत में गुलाम वंश स्थापित ही ना हुआ होता। लेकिन इतिहास किंतु परंतु का नाम है, ऐसा ना हुआ होता ऐसा हो जाता, ये ना होता तो ऐसा हो जाता। हम तो उन्हीं पन्नों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी जीता, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हुई, गुलाम वंश स्थापित हुआ, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, मुगल आए, तमाम तरह के लोग आए। ये वही युद्ध है जिसने भारत में मुस्लिमों को आने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये वही युद्ध है। इसलिए मैंने कहा ये ऐतिहासिक युद्ध है जिन्होंने भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसके लिए भारत आज भी अपनी भूलों के लिए पछताता है कि हमारे शासकों से भूलें वो कैसी हो गई। गौरी जीता है यहाँ पर द्वितीय युद्ध में। चंदावर का एक और युद्ध, भारत का एक जो शासक है जयचंद, जयचंद के बारे में कहा जाता है ये धोखेबाज शासक था। जयचंद की पुत्री संयोगता, जिससे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था। लोग कहते हैं कि प्रेम करने के चलते, इसकी पुत्री का नाम क्या है, संयोगता। लोग कहते हैं संयोगता को वो मंडप से क्या उठा लाया, जयचंद ने उसे इतनी शत्रुता साध ली कि जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा अपने अपमान का, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और परिणाम देख लीजिए, जयचंद ने जिस मोहम्मद गौरी से मित्रता की, उसे अपना माना, उसी मोहम्मद गौरी ने मात्र एक वर्ष के बाद यहां पर 1194 में यानी 1192 यहां युद्ध हो रहा है। यहां पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, पीआरसी थर्ड आ रहा है, और यहां पर इसको आमंत्रित किया कि चंदावर के युद्ध में आ जाइए। चंदावर के मैदान में इसको चुनौती दी, और चुनौती देकर के इस जयचंद को बुरी तरह से पराजित किया और हत्या कर दी उसकी। कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी एक सुलझा हुआ शासक था, और भले ही एक कट्टरपंथी है, लेकिन इतिहास को बहुत कुछ सिखा के जाता है कि व्यक्ति को अनवरत अथक रूप से अपना कार्य करते रहना चाहिए। अगर लगातार आप लगे रहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये मोहम्मद गौरी यही सिखाता है। मोहम्मद गौरी ने सिद्ध कर दिया, पराजय मिलती नहीं है, लेकिन अंत में हार नहीं मानी, और परिणाम क्या हुआ, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हुई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इतिहास है ये, इतिहास इन्हीं बातों को सिखाता है। गलतियों से सबक सीखने का नाम इतिहास है। हमें सिखाता है इतिहास
कि अतीत की गुजरी हुई घटनाओं से हमें हमेशा सबक लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने अतीत के पन्नों से, इतिहास के गुजरे हुए अध्यायों से कुछ नहीं सीखा तो वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे कौन बढ़ेगा? जो इतिहास के पन्नों से सबक लेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ऐसा ही एक युद्ध है जो मैं यहां चर्चा करूंगा आप लोगों से, और युद्ध का नाम है पानीपत का पहला युद्ध। इस युद्ध का संबंध भी, पानीपत का मैदान भी हरियाणा में, जैसे तराइन का मैदान हरियाणा में, ऐसे ही पानीपत का मैदान भी हरियाणा में। और ये युद्ध किसने लड़ा है? बाबर और इब्राहिम लोदी ने। और इस युद्ध में दोनों मुस्लिम शासक हैं। इब्राहिम लोदी एक अफगान शासक है, लोदी वंश के लोग, और इस क्रम में जो बाबर है वो एक मुगल वंश शासक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी, यानी हम कह सकते हैं मुगल वंश की नींव कौन से युद्ध से रखी गई? आप बताएंगे 1526 यानी 1526 में युद्ध लड़ा गया। क्या नाम है? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया, और इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि इससे दिल्ली सल्तनत का सूर्यास्त हो रहा है। इस युद्ध ने न सिर्फ लोदी वंश का अंत किया, न सिर्फ इब्राहिम लोदी की शासन सत्ता का अंत किया, बल्कि भारत में एक नए राजवंश के तौर पर मुगल वंश की स्थापना क्रम में एक बड़ी भूमिका निभाई। और यहां से मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई। और आप जानते हैं मुगलों का इतिहास हमारे यहाँ पर लगभग आपके 350 वर्ष का इतिहास रहा है। इतना लंबा इनका कार्यकाल रहा है, लगभग आपके मुगलों का इतना लंबा शासनकाल रहा है। मुगलों ने यहां से लेकर के, और मैं कह दूं 1857 तक जो इसका अंतिम शासक है, अगर संस्थापक इसका बाबर है तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर, जिसे इतिहास में बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। वहां तक सत्ता जाएगी। इस क्रम में खानवा का युद्ध हुआ, मैं यहां लेके चलूंगा आपको, जो युद्ध 1527 में लड़ा गया है, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। क्योंकि मैं इन पर चर्चा कम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी चर्चा आपसे आगे पुनः होने वाली है इतिहास के पन्नों पर ही, लेकिन आपको फिलहाल ये वनडे एग्जाम के लिए याद कर लेने, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत पूछेगा, खानवा पूछेगा। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था, कि राणा सांगा कहां का शासक है? तो थोड़ा बताता हूं। राणा सांगा का संबंध मेवाड़ से, कहां से है? ये मेवाड़ का शासक है। और मेवाड़ राज्य की राजधानी क्या है? चित्तौड़। कौन सी राजधानी है? चित्तौड़ राजधानी है। आज मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ को कहते हैं जोधपुर और मेवाड़ कहते हैं उदयपुर। इसको आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर। मेवाड़ को आज उदयपुर जिला कहा जाता है। मैं यहां भी लिख दे रहा हूं आपको, मेरी बात सुन भी ली होगी आप लोगों ने। इसको उदयपुर जिला कहा जाता है। यही का शासक था राणा सांगा, जो कि इस युद्ध में पराजित हुआ है आपके यहाँ पर बाबर की विजय। इस क्रम में एक और युद्ध है आपके यहाँ महत्वपूर्ण, चंदेरी का युद्ध मध्य प्रदेश में। इस युद्ध में बाबर ने विजय हासिल की और राजपूत शासक मैदिनी राय को बुरी तरह से पराजित किया। किसको? मैदिनी राय को, वर्ष 1528 में। यहां पर यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको आगे ले चलूंगा, जो घाघरा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। ये बाबर ने जीता, और अफगान कुल के, अफगान वंश के यहां से जो अफगानों की सत्ता थी, कहीं ना कहीं अफगान अपने अपमान को नहीं भूले थे। यद्यपि ये कोई इब्राहिम लोदी का भाई नहीं है, ये अफगान उसी अफगानों संबंध थे महमूद लोदी। तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। आखिर महमूद लोदी कौन है? महमूद लोदी अफगान है, यानी कि घाघरा का युद्ध मुगल और अफगानों के मध्य लड़ा गया। इसको हम कर लेंगे, ये युद्ध मुगल और अफगानों के मध्य हुआ। तो इसमें मुगलों का नेतृत्व किसने किया है? बाबर ने, यहां करेंगे। और अफगानों का नेतृत्व किया है महमूद लोदी ने। तो इस पूरे युद्ध लड़ा गया 1529 में, वर्ष 1529 में। यानी बाबर ने 1526, 1527, 1528, 1529 बाबर निरंतर युद्ध करता रहा। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा है कि बाबर एक कुशल सेनापति था, ना कि कुशल शासक। लोग कहते हैं उसने ऐसा सेनापतित्व, ऐसे कमांडर का एक अपना परिचय दिया जिसमें कोई युद्ध यहां नहीं आ रहा आपके। और मैं कह सकता हूं इस युद्धों को आप लोग कई बार बच्चे शॉर्टकट में याद कर लेते हैं। ऐसे मैंने कई बार बताया भी है, आपको भी बता देता हूं। यहां पर लोग कहते हैं ऐसे, पान खाकर चले घाघरा
नहाने, ये एक ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, फिर भी हमने बनाया हुआ यहां पर कि इसको हम कह सकते हैं ऐसे। पान का मतलब यहां पानीपत से, पान का मतलब यहां पर पानीपत से हमारा, और यहां खाकर मतलब खानवा का युद्ध का मतलब है यहां से, खाकर मतलब खानवा, चले का मतलब चंदेरी से मतलब है हमारे यहाँ पर समझाने के लिए, और घाघरा का मतलब हमारा घाघरा से ही यहाँ पर घाघरा युद्ध से। नहाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यानी पान खाकर चले, घाघरा नहाने, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पान माने पानीपत, खाकर माने खानवा, चले माने चंदेरी, और घाघरा माने घाघरा, क्योंकि घाघरा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था, इसलिए युद्ध को घाघरा का युद्ध भी कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, और चाहे तो जैसे मैंने बताया ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में याद करना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कैसे याद किया है, क्योंकि हमेशा इतिहास जीते हुए लोगों को याद करता है, इतिहास उन लोगों को याद नहीं करता जो असफल हो जाते हैं। अतीत यही सिखाता है हमें कि आपको विजय हासिल करनी है, वो विजय कैसे मिली, कब मिली, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई क्रिकेट का बल्लेबाज खेल रहा है, अगर उसने सेंचुरी बनाई और सेंचुरी के दौरान अगर 3 बार 4 बार 5 बार उसका कैच ड्रॉप आउट हो जाता है, बार बार कैच छूट जाता है, स्टंपिंग से बच जाता है, तो और फिर भी वो शतक बना लेता है, तो वो शतकवीर कहलाएगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने उसको बाद में यही याद करेंगे कि उस खिलाड़ी के कितने सेंचुरी हैं, कितने शतक हैं। इतिहास इन बातों को कभी चर्चा नहीं करेगा कि कितनी बार उसे कैच छूटे, कितनी बार स्टंपिंग से बचा, क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं को याद करता है, सफल लोगों को याद करता है। इसलिए ये युद्ध भी सिखाते हैं कैसे आपको विजेता बनना है। इसलिए आपके पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, कोई भी ट्रिक बनाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, इंपॉर्टेंट है आपको सफल होना है। आपको रातों को जगिए, दिन में पढ़िए, कभी पढ़िए, कोई नहीं आपको करेगा ये, आपको केवल सफल होना है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं हमने तो कम खाया, कम सोए, समय बचाया और फिर भी वो फेल हो गए। कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि आप फेल हो गए। लेकिन आपने यदि पढ़ाई करते हुए चुपचाप बैठ करके सफलता प्राप्त कर ली है, तो जो आप कहेंगे वही बात माननी होगी, क्योंकि आप सफल हो चुके हैं। इसलिए ये युद्ध भी वही सिखाते हैं। बाबर ने अपने आप को स्थापित किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैंने इसलिए कहा इस ट्रिक को चाहे तो ऐसे याद करो या अपने तरीके से याद करो, ये महत्वपूर्ण नहीं है कैसे याद किया, महत्वपूर्ण ये है कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक दोहरिया का युद्ध है यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। यद्यपि इस युद्ध में हुमायूं को विजय मिली, लेकिन इस युद्ध में कहीं ना कहीं इस युद्ध ने हुमायूं को भले ही विजय दिलाई, लेकिन उसने शेरशाह को हल्के में लिया, और बाद में यही शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से खदेड़ने में कामयाब रहा, भारत से बाहर निकालने में कामयाब रहा, ये आप जानते हैं। और ये युद्ध 1532 में लड़ा गया। इसको देख लेंगे, क्रम में लगाने के लिए आता है। दोहरिया का युद्ध या दोरहा का युद्ध, दोहरिया का युद्ध या दोरहा का युद्ध एक ही बात है। कब लड़ा गया? 1532 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य। ऐसा ही एक युद्ध है ऐतिहासिक, चौसा का युद्ध। चौसा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चौसा आपका एक ऐसा स्थान है जिस युद्ध ने, चौसा के युद्ध ने कहीं ना कहीं हुमायूं के भाग्य का निर्णय भी किया, क्योंकि इसमें शेरशाह को जो विजय मिली, शेरशाह ने हुमायूं को दोयम दर्जे का साबित कर दिया, निम्न कोटि का सेनापति साबित कर दिया कि इसमें हुमायूं की पराजय हुई, हुमायूं को भागना पड़ा, और ये युद्ध 1539 में लड़ा गया। इस चौसा के युद्ध पर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये युद्ध निर्णायक था। इससे कहीं ना कहीं शेरशाह को एक मनोबल है बड़ा बढ़ा उसका। और ये कन्नौज का वो युद्ध है जिस युद्ध ने शेरशाह को वो शासक सिद्ध कर दिया, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी सूर वंश की स्थापना करने में कामयाब रहा। यहां से सूर वंश की स्थापना करने में शेरशाह सफल रहा। और इसी युद्ध को बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि कन्नौज में एक स्थान है बेलग्राम नाम का, इसको बेलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इतिहास के पन्नों में बताऊंगा मैं आपको, ये युद्ध यहां पर 1540 में लड़ा गया, वर्ष 1540 में लड़ा गया। और इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके न सिर्फ यहां से हटाया, बल्कि इसको अगले 15 वर्षों के लिए दूर कर दिया दिल्ली की सत्ता से, आगरा की सत्ता से, और हुमायूं को दर दर ठोकरें खानी पड़ी। इस पर चर्चा मैं आगे करूंगा। फिलहाल आप लोग यहां पर याद कर लेंगे
कि आखिर चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539, और कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो 1540। जो क्रम में लगाने के लिए आता है कि युद्ध किस किस के मध्य लड़े गए और युद्ध कौन कौन से हैं और किस वर्ष लड़े गए, फिलहाल आप इसको याद करिए क्योंकि इतिहास के बड़े महत्वपूर्ण युद्ध हैं। अगर इस युद्ध में हुमायूं की पराजय ना होती तो शायद भारत में सूर वंश की स्थापना नहीं होती। ये वही सूर वंश है, ये द्वितीय अफगान वंश है, क्योंकि जो शेरशाह है वो कौन है, वो अफगान है। कौन है वो अफगान है। यानी द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने करी है, शेरशाह सूरी ने, जो काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। इस क्रम में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको, जो अगला मेरा विश्लेषण है अगले युद्ध पर आपको यहां ले चलूंगा। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी एक ऐसा युद्ध जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि इतिहास के वो युद्ध जिसने इतिहास की धाराओं को, इतिहास के पन्नों को बदल दिया। अगर इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में, जो कि वर्ष 1526 में लड़ा गया है, अगर इस युद्ध में अकबर की पराजय हो गई होती और हेमू विक्रमादित्य नाम का है जो कि उस समय सेनापति था, बहुत तगड़ा एक शासक वर्ग के तौर पर उभर रहा था, अगर हेमू विक्रमादित्य को विजय मिल जाती इस युद्ध में, यानी वर्ष 1526 में अगर अकबर ने युद्ध हार गया होता तो शायद एक बड़ा काम हो जाता आपके। आप बताएंगे ये युद्ध कब लड़ा गया है, 1556 में। यहां पर करेंगे ये युद्ध लड़ा गया 1556 में, थोड़ा क्षमा करेंगे मैंने 26 बोल दिया। यानी पानीपत का द्वितीय कब लड़ा गया, 1556 में। 1556 में लड़ा गया है और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में। तो आप याद कर लेंगे, इस युद्ध ने यहां से मुगलों को शक्तिशाली बना दिया, मुगलों को शक्तिशाली बना दिया यहां से, यानी उनका कोई भी कांटा अब नहीं बचा, ऐसा शक्तिशाली बना दिया इस युद्ध ने आपके। यानी अकबर को मिली विजय पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों के लिए विस्तार का एक बहुत बड़ा कारण बन गई और सही अर्थों में मुगलों ने अपने साम्राज्य को इसी युद्ध से व्यवस्थित किया, स्थापित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है इसको। इस क्रम में एक तालीकोटा का युद्ध है यहाँ पर, जो वर्ष 1565 में लड़ा गया है। ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये एक मुस्लिम सत्ता है यहाँ पर और ये एक हिंदू राज सत्ता है जो कि यहां पर विजयनगर पर शासन कर रही थी। आप जानते हैं विजयनगर पर क्रम से 4 हिंदू राजवंशों ने क्रम से शासन किया है, उन पर चर्चा मैं विजयनगर में आगे करूंगा। चाहे वो संगम वंश हो, चाहे वो सालू वंश हो, चाहे वो तुलु वंश हो, चाहे वो अरबीडू वंश हो, क्रम से विजयनगर पर 4 वंश के हिंदू राजवंशों ने शासन किया है। और एक और मुस्लिम बहमनी सत्ता है जिन्होंने मिलकर के सारी सल्तनतों ने, चाहे वो बहमनी सत्ता में जो सल्तनतें हैं, चाहे बीजापुर है, चाहे गोलकुंडा है, चाहे वो बीदर है, चाहे वो आपके अहमदनगर है, इन चारों सल्तनतों ने मिलकर के इसमें भाग लिया और उसमें कहीं ना कहीं विजयनगर की पराजय हुई और एक निर्णायक युद्ध है जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध, 1565 में लड़ा गया युद्ध। इसको इंपोर्ट कर लेंगे। मैं हंसाने के लिए कहता हूं कि 2 सत्ताएं, और मैं हंसाने के लिए कहता हूं ये बी है और ये वी है, यानी बी का मतलब मेरा बहमनी से और वी का मतलब मेरा विजयनगर से। तो मैं कहता हूं ये बीवी है और बीवी कहीं ना कहीं अपनी ताली बजा बजा के लड़ रही हैं आपके तालीकोटा, यानी ताली बजाओ तालीकोटा युद्ध, यानी बीवियां लड़ रही हैं आपके वर्ष 1565 में तालीकोटा का युद्ध। बीवी, बी माने बहमनी और वी माने विजयनगर, और इसमें पराजय मिली विजयनगर को और बहमनी सल्तनतों ने विजयनगर को तहस नहस कर दिया, एकदम जलाकर राख कर दिया एक प्रकार से, और विजयनगर की राज सत्ता को समाप्त कर दिया। यद्यपि विजयनगर बाद में उठ खड़ा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस हिंदू राजवंश का यहां से अंत ही हो चला। यद्यपि कुछ समय के लिए विजयनगर ने फिर अपने आप को खड़ा किया है, ये निर्णायक है। इसको मैं बाद में जब विजयनगर पढ़ाऊंगा, बहमनी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपसे पुनः चर्चा करूंगा। इस क्रम में एक युद्ध हल्दी घाटी का वर्ष 1576 में लड़ा गया है और ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ है, यानी मुगल अकबर। लेकिन इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व एक राजपूत सेनापति, उस राजपूत सेनापति का नाम है यहां पर जय सिंह। क्या नाम है? जय सिंह नहीं है, थोड़ा क्षमा करेंगे। उस राजपूत सेनापति का नाम है मान सिंह। मान सिंह नाम है, मान सिंह ये नाम लिख दिया मैंने, जो कि आमेर का राजा हुआ करता था। मानसिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध इस युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन जब हल्दी घाटी का युद्ध आता, हम कहते हैं अकबर और महाराणा प्रताप, चूंकि मुगलों की सत्ता थी और ये अकबर का सेनापति हुआ करता था, तो आपको अकबर महाराणा प्रताप आएगा तो भी सही है। लेकिन अगर आएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व मुगलों की ओर से किस हिंदू सेनापति ने किया,
तो आप बताएंगे आमेर के राजा मानसिंह ने किया। और उधर मेवाड़ के शासक है, इनका नाम है महाराणा प्रताप। एक ऐसा वीर, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया और अंत तक छद्म तरीके से छिप करके निरंतर मुगलों से लोहा लेता रहा और मर तो गया मृत्यु तक, लेकिन अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। वही हल्दीघाटी का युद्ध है। मैंने कहा इतिहास के पन्ने बदल जाते अगर इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मिल गई होती तो अकबर को कड़ी चुनौती मिलती, शायद अकबर को भारत छोड़ के भागना पड़ता, लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। एक युद्ध असीरगढ़ का युद्ध भी है, ये 1601 में हुआ है और ये अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है। अकबर का जो अंतिम युद्ध है, ये वाला क्वेश्चन आता है, अकबर ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा, तो आप बताएंगे असीरगढ़ का युद्ध है। इधर से अकबर और दूसरी ओर से मियां बहादुर, जो कि असीरगढ़ का शासक था। लोग कहते हैं असीरगढ़ का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला, सोने कुंजी से खोला, यानी मुगलों को, यानी अकबर को अकूत संपदा, विपुल संपदा मिली। इतनी संपत्ति अकबर को अन्य किसी युद्ध में प्राप्त नहीं हुई। ये अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको आगे कुछ ऐतिहासिक युद्धों पर चर्चा करूंगा। आपके जो उत्तराधिकार के युद्ध हैं ये बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं उत्तराधिकार के युद्धों में। और जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है धर्मत का युद्ध। क्योंकि मैं आपको उत्तराधिकार के युद्धों पर स्पेशली चर्चा करूंगा आगे जाकर के, फिलहाल आप याद कर लें, क्रम पढ़ा रहा हूं, महत्वपूर्ण पढ़ा रहा हूं। अगर धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएं, तो दूसरी ओर मुगलों की शाही सेना जो कि दारा शिको, चूंकि शाहजहां चाहता था कि दारा शिको शासक बने, दारा शिको नेतृत्व करे, शाहजहां का उत्तराधिकारी बने, और दारा शिको ने जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे और कासिम खां जो मुगल एक मनसबदार था, बड़ा मनसबदार था, बड़ा सरदार था, इन दोनों को भेजा। लेकिन औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के सामने ये दोनों टिक ना सके और शाही सेना पराजय हुई और औरंगजेब मुराद को विजय मिली। नाम है इसका धर्मत का युद्ध। मैंने डेट लिखी है 15 अप्रैल 1658 को युद्ध लड़ा गया। इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। प्रश्न आएगा मन में, आखिर ये धर्मत कहां है, तो आप बताएं ये उज्जैन में स्थित है। कहां स्थित है? धर्मत उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के निकट ये युद्ध हुआ। नाम क्या है? धर्मत का युद्ध, जिसमें औरंगजेब मुराद की सेना को, ये दो भाई हैं, दोनों को विजय मिली है। वो दूसरी ओर जो दारा शिको है वो भी इनका भाई है, वो बड़ा भाई था, लेकिन इनको विजय मिली है इसमें और उसकी पराजय हुई। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध सामूगढ़ का युद्ध। आपके ये 29 मई 1558, यहां पर, ये थोड़ा सही कर देता हूं इसको, थोड़ा हल्का सा यहाँ गलती से लग गया है। ये युद्ध यहाँ पर 1658 यहाँ पर, ये रहा 16, ये अप्रैल में लड़ा गया है, ये मई में लड़ा गया है, और ये 1658 में युद्ध हुआ है। और ये औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाएं और दूसरे दारा स्वयं इस युद्ध में सामने खड़ा हुआ है और दारा को पराजय मिली। दारा को पकड़ लिया गया, दारा को अपधर्मी घोषित किया गया, बाद में दारा की हत्या हुई। लेकिन अंतिम युद्ध दारा ने बाद में लड़ा है। देवराई का युद्ध भी हुआ है और वहां से दारा की सत्ता का अंत हुआ। यहां से क्वेश्चन आएगा, अगर दारा की यानी कि शाही सेना की पराजय हुई, दारा भाग गया यहां से, तो एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि शाहजहां को औरंगजेब ने कब बंदी बनाया, तो आप बताएंगे वो यही युद्ध है। कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। इसी युद्ध में शाहजहां को उसी के पुत्र औरंगजेब ने बंदी बना लिया और उसको आगरा के किले में कैद कर दिया, बंदी बना करके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बेटे ने बाप को कैद कर लिया, मुगलों की जैसी परंपरा रही है उसके अकॉर्डिंग काम किया उसने, और उसने शाहजहां को बंदी बना लिया। आप कहेंगे सामूगढ़, सा से सामूगढ़ और सा से शाहजहां, यानी सामूगढ़ के युद्ध में शाहजहां को बंदी बनाया गया, जो कि 29 मई 1658 को लड़ा गया है। इसको इंपोर्ट कर लेंगे। एक युद्ध और है इतिहास के पन्नों का, केड़ा का युद्ध। यह 1707 में लड़ा गया है, जो छत्रपति साहू और ताराबाई के मध्य, यानी कि छत्रपति साहू संभाजी का लड़का है, छत्रपति संभाजी का, यानी कि ये शिवाजी का नाती है साहू, और ताराबाई जो कि साहू की चाची थी, अपनी चाची से ही युद्ध लड़ रहा था। ये इतिहास में मैं आगे मराठा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप कर लेंगे खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ है, तो छत्रपति साहू और
ताराबाई के मध्य हुआ है। इसमें साहू को विजय मिली और ताराबाई की पराजय हुई। ऐसे ही मैं एक युद्ध आपको और ले जाऊंगा, थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है, वो भी भोपाल का युद्ध। एक ऐसा वीर सेनापति बाजीराव प्रथम जिसने मुगलों को धूल चटाई आपके, और ये युद्ध 1737 यानी कि 1737 में लड़ा गया युद्ध आपके, और इसका नाम है भोपाल का युद्ध। यानी बाजीराव प्रथम ने मुगलों को भी नहीं छोड़ा, मुगलों की सत्ता को चकनाचूर कर दिया। ये वही बाजीराव प्रथम है, पेशवा, जिसने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा। अब मैं बाजीराव प्रथम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये वही बाजीराव जिसने ये भी कहा था, एक कथन बड़ा पॉपुलर है, बड़ा लोकप्रिय कथन है कि हमें इस कमजोर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। या कमजोर तने का आशय बाजीराव का था मुगलों की कमजोर होती हुई सत्ता से, यानी आप तने को काट दीजिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। ये स्टेटमेंट बाजीराव प्रथम का है, जो कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। आप जानते होंगे बाजीराव प्रथम ने 1720 से लेकर के 40 तक, यहां तक बतौर पेशवा अपनी सेवाएं छत्रपति साहू महाराज को दी। यानी पेशवा के तौर पर आप छत्रपति साहू के पेशवा रहे, और ऐसे सेनापति पेशवा जिसने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा, और इनके नेतृत्व में मराठाओं ने अपनी पताका दक्कन से लेकर उत्तर के, यानी कहां तक, अटक कहां है, पंजाब में, यानी पंजाब, उत्तर भारत में पंजाब तक अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। यानी इन्होंने वो परचम लहराया मराठों का, जो परचम तो छत्रपति शायद सोच भी नहीं रहे उस समय, लेकिन छत्रपति का नेतृत्व ने मिला, और बाजीराव प्रथम ने सही अर्थों में एक हिंदुत्व राष्ट्र को फैलाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। और मुगलों के इन्होंने जो उनका दर्प था, उनका जो आपका दम्भ था, उसे कमजोर साबित कर दिया। यहां से इस क्रम में मैं आपको एक और विश्लेषण युद्धों से ही मेरा है, और वो विश्लेषण है मेरा यहाँ पर करनाल का युद्ध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। करनाल हरियाणा में स्थित एक स्थान है, ये हरियाणा में है, और ये युद्ध लड़ा गया है 1739 में, 1739 में। और आक्रमणकारी नादिर शाह जो लुटेरा है, और दूसरी ओर कौन है, मोहम्मद शाह, जो मुगल वंशी है। कहां कौन है ये मुगल वंशी है मोहम्मद शाह। और इसके बारे में लचीले, इसकी अय्यासी के बारे में, इसके शासन व्यवस्था कमजोर लचीले रुख के बारे में इससे मालूम पड़ती है कि इसको इतिहास में रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, और इसकी पराजय हुई, और नादिर शाह इसी युद्ध में भारत को, यानी करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को हराया, और एक बड़ी मात्रा में बहुत सारी चीजें लूट कर ले गया। क्या नाम है, नादिर शाह, एक लुटेरा था बहुत बड़ा। ऐसा ही युद्ध है गिरिया का युद्ध, जो 1740 में लड़ा गया है। ये युद्ध अलीवर्दी खां बंगाल में और सरफराज खां के मध्य लड़ा गया। अलीवर्दी खां बंगाल का शासक था। तो मैं बंगाल का इतिहास पढ़ाऊंगा आपको, चाहे वो आपके बंगाल के संस्थापक हैं मुर्शिद कुली खां से लेकर के, और मैं आपको लेकर आऊंगा सिराजुद्दौला तक, जो इंपॉर्टेंट है, और प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों की विजय, वहां तक लेके जाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप कर लें गिरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ है, अलीवर्दी खां और सरफराज खां के मध्य हुआ है, और इसमें सरफराज खां की पराजय हुई है इसकी यहाँ पर 1740 में। इस क्रम में मैं आपको और लेके जाऊंगा हल्का सा, जो बड़े महत्वपूर्ण युद्ध है तीनों, और उन तीनों युद्धों को इतिहास में, ये प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और तृतीय कर्नाटक के युद्ध, 3 युद्ध कर्नाटक के। एक क्वेश्चन आता है कर्नाटक के युद्ध किस किस के मध्य लड़ाई गए, तो आप बताएंगे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, ये तीनों युद्ध। लेकिन कर्नाटक का पहला युद्ध है, ये फ्रांसीसियों ने जीता है और अंग्रेजों को पराजय मिली है। यहाँ पर दूसरा युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली, फ्रांसीसी पराजित हुए, और तीसरे युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहे और फ्रांसीसी पराजित हुए। यानी अंग्रेजों ने अपने आप को यहाँ पर वर्चस्वशाली स्थापित कर दिया। ये कर्नाटक के वही युद्ध है। पहला युद्ध 1740 से 48, दूसरा 1749 से 1754, और तीसरा 1758 से 1763, यानी कि 1740 से 48, 1749 54 और 1758 से 63। ये 3 युद्ध निर्णायक हैं। आप याद कर लेंगे कर्नाटक के युद्धों का संबंध है अंग्रेज और फ्रांस से, अंग्रेज और फ्रांस से। अब ये क्या युद्ध है, क्या क्या ऐसा हुआ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां आया कई बार आपके, ये बड़ा पॉपुलर है, एक्स ला शैपेल की संधि का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध से। यानी एक्स ला शैपेल की संधि हुई थी, इस संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ है।
क्योंकि मैं इन तीनों युद्धों को बाद में विस्तार से और पढ़ाऊंगा, फिलहाल क्रम लगाने के लिए आएंगे। कर्नाटक युद्धों का संबंध किससे है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इन युद्धों ने फ्रांसीसी कंपनी का या फ्रांस के भाग का भारत में निर्णय कर दिया कि फ्रांसीसी भारत में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया और अंग्रेज हमेशा के लिए भारत के स्वामी बनने में सफल रहे इस युद्ध के बाद में। आपके इस क्रम में मैं आपको आगे और दो महत्वपूर्ण युद्धों पे लेके जाऊंगा। जो एक युद्ध है अंबूर का युद्ध, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, वो प्लासी पढ़ते हैं, बक्सर पढ़ते हैं, आपका बांडीवास पढ़ते हैं, पर अंबूर नहीं पढ़ते। अंबूर का युद्ध अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब और आपके चंदा साहब के मध्य लड़ा गया। अनवरुद्दीन को अंग्रेजों का समर्थन हासिल था, तो चंदा साहब को फ्रांसीसी कंपनी का समर्थन हासिल था। और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की बड़ी सेना को फ्रांसीसी सेना के सहयोग से चंदा साहब ने हरा दिया, और इस अंबूर के युद्ध में फ्रांसीसी सत्ता की श्रेष्ठता साबित हुई, फ्रांसीसी सेना की श्रेष्ठता साबित हुई। और चंदा साहिब आपके जो आपका कर्नाटक है उसको बोलते थे उस समय, आपका कनाड़ा क्षेत्र बोलते थे, बड़ा क्षेत्र अर्काट क्षेत्र बोलते थे, अर्काट क्षेत्र बोलते थे, वहां का शासक बनने में सफल रहा। यानी कर्नाटक का शासक बनने में कौन सफल रहा? चंदा साहब, फ्रांसीसियों के सहयोग से। अंबूर का युद्ध लड़ा गया 3 अगस्त 1749 को, 1749 को, जो कि आपके द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा था। और इस युद्ध में फ्रांसीसी सफल रहे, प्रारंभ में हुआ शुरुआत में, और फ्रांसीसी सफलता मिली है। अब मैं आपको ले जाऊंगा इतिहास के उस युद्ध पर जो बहुत बहुत निर्णायक है, और चूंकि मैं इस युद्ध में अलग से चर्चा करूंगा क्योंकि प्लासी का युद्ध भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला बना है आपके। फिलहाल अभ्यास करेंगे प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है, तो 23 जून 1757 अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य हुआ है। और मीर कासिम वही धोखेबाज जिसने सिराज को धोखा दिया, और यही अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने धूल चटाई नवाब की सेना को, और नवाब की सेना पराजित हुई, और प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में स्थापना करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस क्रम में एक युद्ध और है, मैं क्रम लगवा रहा हूं युद्धों का जो महत्वपूर्ण है। बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। डच कौन है? हॉलैंड वाले। कौन है डच? ये हॉलैंड के, हॉलैंड को आज नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है आपके। और इन डचों की पराजय हुई, और यहीं से डचों का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए बंध गया, और अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया इस बेदरा के युद्ध से। एक युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, बांडीवास का युद्ध, यहाँ 1760। इस बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया यहाँ से, और फ्रांसीसी केवल छोटे से क्षेत्र पर सिमट कर रह गए। और ये कौन सा युद्ध है? ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का। इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए, और युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध। तो आप लगाएंगे अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध। ये प्लासी है, ये बेदरा है, ये बांडीवास है, क्रम लगा देंगे ऐसे, और इसी क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। ये है युद्ध, और युद्ध का नाम है आपके ये पानीपत का थर्ड युद्ध। इस युद्ध ने कहीं ना कहीं यहां पर अफगानों की श्रेष्ठता को मराठों पर स्थापित कर दिया आपके। यानी यह युद्ध वर्ष 1761 में लड़ा गया, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, कौन? अफगानों का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। इस अब्दाली ने, इस लुटेरे ने कहीं ना कहीं भारत में अफगानों की श्रेष्ठता को, मेरा टाइटल यही है कि कौन कौन से वो युद्ध रहे जिन्होंने इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ दिया, इतिहास की धारा को बदल दिया। अगर इस युद्ध में मराठे जीत गए होते तो शायद ये मुस्लिम राज्य चल रहा था यहाँ पर, इनका सपना खत्म हो गया होता। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध ने कहीं ना कहीं मराठों को कमजोर कर दिया, और भारत में जो अंग्रेजी सत्ता है वो फैलती हुई चली गई। इस युद्ध से आपके मराठे जीत गए होते शायद, तो शायद वो अंग्रेजों को भारत में बढ़ने नहीं देते। लेकिन मराठों की पराजय और अफगानों की विजय ने अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का और अवसर प्रदान कर दिया। और मैं आपको इसी क्रम में बताऊंगा, चूंकि ये 1761 में लड़ा गया युद्ध है। कब लड़ा गया युद्ध है? 1761 में, और यहीं से ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया युद्ध है। ये बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध है, और इस युद्ध में अगर
यहां पर मराठे जीते होते तो शायद बक्सर में अंग्रेजों को अपने पैर पसारने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि इस युद्ध से कई मराठे अपने आप को खत्म कर चुके थे, मराठे हमेशा के लिए समाप्त हो चुके थे, जो कि भारत में उभरती हुई एक शक्ति थे। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने यहां पर अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? यहां पर हेक्टर मुनरो ने किया है, हेक्टर मुनरो ने किया है। और इस युद्ध में भारतीयों की संयुक्त सेना पराजित हुई है। और इस सेना में एक और मीर कासिम, एक और मुगल शासक, यहां पर मोहम्मद शाह रंगीला की सेना है। ये बात हो रही है 1764 की आपके यहां पर। और दूसरी ओर एक और बड़े शासक थे उस समय आपके बक्सर के युद्ध के अवसर पर, उनका नाम है आपके एक शासक हैं अवध के शासक आपके शुजा-उद-दौला। क्या नाम है? शुजा-उद-दौला आपके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहां पर आप बताएंगे 1764 में, जो थोड़ा क्षमा करेंगे मुझे, मुगल शासक का नाम यहां पर थोड़ा सा शाह आलम है। क्या नाम है? शाह आलम। मैंने गलती से मोहम्मद शाह रंगीला बोल दिया है, शाह आलम द्वितीय। यहां मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको। 3 लोग इसमें भारतीयों को शामिल हुए हैं। एक और मीर कासिम है, जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब था, हटाया हुआ। एक अवध के शासक है, उनका नाम है शुजा-उद-दौला। मैंने इसीलिए लिख दिया आपको ताकि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आप सारे इसको लिखना पाए सुन करके। मुगल शासक, मैं एक तरफ से बोल रहा हूं, बंगाल का हटाया गया नवाब मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला इस युद्ध में शामिल रहे। और इन तीनों की संयुक्त सेना को किसने पराजित कर दिया? अंग्रेजों की हेक्टर मुनरो की उस सेना ने, जो कि एक सेना बहुत शक्तिशाली थी, इस सेना ने पराजित कर दिया। मैंने कहा आपसे, मेरा टाइटल है ये, इतिहास के पन्ने कैसे बदल गए। अगर इस युद्ध में ये संयुक्त सेना भारत की जीत गई होती तो शायद भारत से अंग्रेज इसी समय समाप्त हो गए होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे उस प्रश्न में चर्चा करूंगा। मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। एक क्वेश्चन पूछा था, हर घर दस्तक 2.0 अभियान किसके लिए चलाया गया? तो आप बताएंगे। इसका सही उत्तर है, जो कोविड-19 के दौरान जो टीकाकरण अभियान पूरा किया भारत ने, कोविड-19 के दौरान जो भारत सरकार ने अपना टीकाकरण अभियान पूरा किया, उसका संबंध है हर घर दस्तक 2.0 से। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि ऑपरेशन देवी शक्ति को किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? तो इसको आरंभ किया है विदेश मंत्रालय ने आरंभ किया भारत सरकार के। और इसका संबंध है जो अफगानिस्तान में जो भारतीय समुदाय के लोग फंस गए थे, जो तालिबानी सत्ता के चलते, उन लोगों को अफगानिस्तान से सकुशल भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर लाया गया, भारत लाया गया, स्वदेश वापसी कराई गई। उसका संबंध है ऑपरेशन देवी शक्ति से। ये भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान रहा, या एक उनका ऑपरेशन रहा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण। भारत में अभी हाल ही में, एक बार महत्वपूर्ण, भारत नहीं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी हुई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी हुई है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? पहला प्रश्न है मेरा। और दूसरा है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेज दीजिए आपको, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। इसको आप लोग जल्दी से भेजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग तब तक इस वीडियो बने रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के कल्याण की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और आप सब लोग इस वीडियो को नोट डाउन कर लेंगे, मेरी बात को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक कर दीजिए इस पर जितना लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ताकि मेरी बातें सब लोगों तक पहुंच सकें। आप लोग चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब लोग प्रणाम, नमस्कार।